रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इशिता कॉलेज में पढ़ती थी और वो हमेशा ही एक कोशिश किया करती थी कि बिल्कुल अपनी बाकी सहेलियों के जैसे ही खूबसूरत दिखे। एक दिन वो शीशे के आगे खड़ी होकर मेकअप कर रही होती है। अब जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ, वरना कहीं फिर से लेट ना हो जाओ। चल इशिता जल्दी कर। इतना बोलकर इशिता कॉलेज जाने के लिए बैग लेकर जैसे ही जा रही होती है कि तभी उसकी माँ कामिनी उससे बोलती है, इशिता बेटा नाश्ता तो करती जा। माँ मैं लेट हो जाऊंगी और अगर लेट हो गई ना तो वो दोनों मुझे फिर से भाषण देने लगेंगी। अरे तेरी सहेलियों का खौफ क्यों है इतना तेरे अंदर? पहले नाश्ता कर उसके बाद ही कॉलेज जाना, समझी? माँ की बात सुनकर इशिता को नाश्ता करना ही पड़ता है, जिसके बाद वो कॉलेज के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वो कॉलेज पहुँच जाती है। जिसके बाद उसकी दोनों सहेलियाँ जीविका और सौम्या उसको टोंट मारते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मिस, क्या आप हमें बताने की तकल्लुफ करेंगी कि आपके ये लेट आने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सॉरी यार, क्या करूँ, मम्मी ना बिना नाश्ता किए मुझे आने नहीं देती। रहने दे इशिता, ज्यादा बहाने मत बना, समझी? हम अच्छे से जानते हैं कि तू सुबह उठकर घंटों मेकअप करने में अपना ज्यादा वक्त बिताती है। हाँ सही कह रही है, लेकिन इसका चेहरा तो देख, जितनी देर भी शीशे के सामने क्यों ना खड़ी रहे, हमारे जैसा मेकअप तो कर ही नहीं सकती। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर इशिता को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो बोल पड़ती है, यार तुम दोनों कैसे दोस्त हो? हमेशा मेरा मजाक बनाती रहती हो। जाओ, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी। इशिता अपने दोस्तों से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जीविका और सौम्या उसे सॉरी बोलकर रोक लेती है, जिसके बाद वो तीनों कॉलेज के क्लास में जाकर पढ़ाई करती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, जिसके बाद क्लास खत्म होती है। तभी सौम्या बोलती है, चलो गाइस, क्लास खत्म हो गई, अब घर चलते हैं। अरे रिलैक्स यार, चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम स्वीट कॉर्न खाएंगे। आज जब मैं कॉलेज आ रही थी ना, तो मैंने देखा कि बाहर ना नई स्वीट कॉर्न की शॉप खुली है। अब तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलते हैं। इस तरह कॉलेज खत्म होने के बाद तीनों सहेलियां स्वीट कॉर्न की शॉप पर जाकर स्वीट कॉर्न खाने लगती हैं। तभी बदलते मौसम के कारण तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर इशिता बोलती है, ओ तेरी, ये क्या भला है? बिना बादल बारिश कैसे होने लगी? अबे अपनी दोनों आंखें खोल के देख, बारिश हो रही है तेज। लेकिन आज अचानक से बारिश, आसमान में तो बादल भी नहीं थे। अरे मेरी बैल बुद्धि भेजे की मूर्ख सहेलियों, ये बारिश बदलते मौसम के कारण हो रही है। तुम दोनों को पता नहीं है क्या कि सर्दी शुरू होने से पहले बारिश होती है, जिसके बाद कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है। अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही घर जाना पड़ेगा आज। इस तरह तीनों बारिश में ही भीगकर घर जाने लगती हैं। जिसके बाद जीविका की नजर इशिता के आई लाइनर पर जाती है, जो कि बारिश के कारण उसके चेहरे पर आ जाता है और वो बोलती है, ओह भूत भूत बचाओ। ओ सौम्या देख, इशिता का लाइनर ना उसके चेहरे पर कैसे फैल गया है। मुझे तो इसे देखकर डर लग रहा है, कहीं हमारा हुलिया भी इसके जैसा तो नहीं हो गया। अबे टेंशन मत ले, हमारा मेकअप नहीं उतरेगा और लाइनर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने और मैंने अपने मेकअप की शॉपिंग साथ ही की थी, और वो भी एक्सपेंसिव वाले मेकअप की। हाँ यार याद है। मेबलिन का लाइनर है हमारा, अभी क्या 6 घंटे तक और ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब ये सोच कि इशिता का ये बारिश से बहता सस्ता लाइनर कैसे हटाएं चेहरे से। ऐसे ही उस बदलते मौसम की बारिश में जब तीनों सहेलियां चल रही होती है, तभी उसकी नजर छप्पर पर बनी एक बस स्टैंड पर जाती है, जहां तीनों बारिश खत्म होने तक रुक जाती है और सौम्या इशिता के चेहरे पर फैले हुए लाइनर और मेकअप को साफ करते हुए बोलती है, ओए कौन सी सस्ती शॉप से तू ये अपना लाइनर और मेकअप लेकर आई थी? बारिश की 4 बूंदे पड़ते ही तेरा सारा मेकअप उतर गया। यार मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा? मैंने तो सारे मेकअप प्रोडक्ट देखकर ही लिए थे और शॉप वाले ने मुझे बोला भी था कि सारे प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है। लेकिन देखो ये क्या हो गया। अबे इशिता, उस शॉप वाले ने तुझे चूना लगा दिया और सस्ते मेकअप ऐसे ही होते हैं। एक काम कर, कल हम तुझे अच्छे और एक्सपेंसिव मेकअप की शॉपिंग कराएंगे। इस तरह वो तीनों बात करने लगती हैं।
और बारिश खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों अपने अपने घर जाती हैं और ऐसे ही वक्त बीतता है। जिसके बाद अगली सुबह होने पर सौम्या उसे फोन कर, ओए इशिता, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं और जीविका बस घर से निकलने वाले हैं। आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे, सीधा शॉपिंग करने जाएंगे और वो भी मेकअप की। चल ठीक है, आती हूँ बस। इतना बोलकर इशिता कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, एक काम करती हूँ, एक बार अपना पिगी बैंक चेक करती हूँ, देखूँ तो सही पूरे साल में मैंने कितना पैसा जोड़ा है। इतना बोलकर इशिता पिगी बैंक से सारे पैसे निकालती है और उन्हें काउंट करती है। ओह नो, ये तो बस 11,000 है, ये तो कम पड़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, अपने पॉकेट मनी भी चेक करती हूँ कितने हैं। इस तरह इशिता पिगी बैंक के पैसे और पॉकेट मनी लेकर घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो तीनों सहेलियाँ मेकअप की शॉपिंग करने निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में वो मेकअप की शॉपिंग के लिए मेकअप मॉल पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ कई वैरायटी के मेकअप थे। ये देखकर इशिता बोलती है, वाओ यार, कितने सारे अलग अलग ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट हैं यहाँ। हाँ, और कितने एक्सपेंसिव, ये भी तो देखना। एक्सपेंसिव की टेंशन मत लो, ढेर सारे पैसे लाई हूँ, तुम दोनों बस मुझे शॉपिंग करवाओ मेकअप की। हाँ चलो, वहाँ चलते हैं। इतना बोलकर वो मेकअप शॉप वाले के पास जाकर बोलते हैं, भैया, मेबलिन, लोरियल और लैक्मी, इन तीनों ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट दिखाओ। ओके मैम, बट आपको मेकअप प्रोडक्ट लिक्विड वाला दिखाऊं या मैट? और इशिता, बोल कौन सा मेकअप लेगी तू, मैट वाला या लिक्विड वाला? यार तुम दोनों जो लगाती हो ना, वही लूंगी मैं भी। फिर तो तू मैट वाला ही ले, हम यही यूज करते हैं। हाँ, आप ये तीनों मेकअप प्रोडक्ट पैक कर दीजिए, और हाँ, सारा मेकअप मैट में होना चाहिए। आई शेडो भी मैट में देना, और आईलाइनर मेबेलिन का होना चाहिए और वाटरप्रूफ होना चाहिए, और लिपस्टिक भी एकदम आइकॉनिक सी देना, ठीक है? जीविका, कुछ रह तो नहीं गया? रुक, याद करने दे। अभी ब्लशर किट रह गया है, शिनर रह गया है, और हाँ, तू इस बार मस्कारा भी वाटरप्रूफ लियो। थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो तेरे चेहरे की रौनक को हमारी तरह बना देगा। अरे मैम रिलैक्स, मैं सब कुछ आप लोगों के बिना बोले ही पैक कर दूंगा, डोंट वरी। पिछले 10 सालों से मैं इस मॉल में जॉब कर रहा हूँ, आप लोग बस बिल पे करने की टेंशन लीजिए। ओके ओके, पर थोड़ा जल्दी करें। इस तरह मेकअप शॉप वाला सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पैक करते हुए बोलता है, ये लीजिए मैम, इसमें आपके मेकअप की सभी चीजें हैं जो जो आपने बोला था, और ये रहा आपका बिल। इशिता अपने एक्सपेंसिव मेकअप को देखकर बेहद ही खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो उन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के बिल को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है, ओ तेरी, ये क्या भट्टा बैठ गया, इतना कॉस्टली मेकअप। अरे इतने सारे तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, बिल कैसे पे करूंगी? हाँ, एक काम करती हूँ, सौम्या से उधार ले लेती हूँ, बाद में उसे दे दूँ। इस तरह इशिता महंगे मेकअप की शॉपिंग का बिल पे करने के लिए अपनी सहेली सौम्या से बोलती है, ओए सौम्या, इतना बड़ा बिल पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे मुझे दे दे, वरना शॉप वाले के सामने मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये ले, जल्दी दे दियो मुझे। जिसके बाद उस एक्सपेंसिव मेकअप की शॉपिंग के कारण न सिर्फ इशिता को अपनी पिगी बैंक और पॉकेट मनी यूज करनी पड़ती है, बल्कि अपनी सहेली सौम्या से भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं। जिसके बाद वो घर आकर खुद से बोलती है, इतना कॉस्टली मेकअप तो ले लिया और सौम्या से पैसे भी उधार ले लिए, अब उसे पैसे कैसे दूंगी? माँ सही कहती है, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, लेकिन मैं भी खामखा अपनी सहेलियों के बहकावे में आ गई और मॉल में जाके इतना एक्सपेंसिव सामान खरीद लिया। अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। इस तरह देर से ही सही, लेकिन इशिता को ये समझ आता है कि वो इतने एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स हर बार नहीं खरीद सकती, और ऐसे ही धीरे धीरे वो अपनी दोस्त सौम्या से लिए हुए मेकअप के पैसों को चुका देती है। और समय के साथ उसे ये भी समझ आता है कि इंसान को किसी भी महंगी चीज का आदी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो कल हमारे पास हो या ना हो। साधना, जो कि शिव जी की परम भक्ति, जिसने बचपन से ही शिव जी की भक्ति में अपना दिन रात लगा दिया था, वो अपनी माँ माधुरी और पिता माधव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही हर बार की तरह इस बार भी साधना
सावन के पहले सोमवार के व्रत के लिए पूजा की थाल सजाती है, जिसमें वो पानी का लोटा, एक फूल और एक फल और बाकी का सारा सामान रख लेती है और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में ही वो मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ की पूजा करके उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो वहीं पर ही बैठ जाती है, जिसके बाद और लोग आते हैं और पूजा करके वहाँ से जाने लगते हैं। साधना लोगों की पूजा की थाल में, जिसमें कई प्रकार के फूल, फल और दूध से जल अभिषेक करता देख वो मन में सोचती है, यहाँ तो सब महंगे फल फूल लाए हैं और भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं, और मैं क्या लेकर आई? बस सादा जल और धूप अगरबत्ती। हे भगवान, कहीं आप मेरी प्रार्थना अनसुनी तो नहीं कर दोगे? साधना लोगों के जाने के बाद मंदिर की पूरी सफाई करती है और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही साधना अपनी माँ माधुरी से अपने मन की बात कहती है, जो कि वो मंदिर में सोच रही थी, जिस पर माधुरी साधना को बोलती है, अरे साधना बेटी, भोलेनाथ तुम्हारा मन देखते हैं, दिल से की गई पूजा को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि तुमने पूजा में क्या चढ़ाया है। समझी बेटी? हाँ माँ, समझ गई। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार आ जाता है और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साधना भी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाती है। वहाँ पूजा करके भगवान शिव के ध्यान में बैठ जाती है। तभी मंदिर में शहर के बड़े जमींदार धीरज भाई अपनी पत्नी गंगा और बेटे मयूर के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। गंगा और धीरज की नजर वहीं बैठी हुई साधना पर पड़ती है, जो कि भक्ति में डूबी हुई थी। उन्हें देखकर धीरज भाई मंदिर के पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, ये लड़की कौन है? अरे यजमान, ये इसी गांव के माधव की बेटी साधना है। अब शिव जी की परम भक्त है और ये अपना आधा समय तो मंदिर में पूजा पाठ और सफाई में ही निकाल देती है। पंडित जी की बातें सुनकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और घर आकर साधना के बारे में सोचते हुए गंगा कहती है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ और मुझे लगता है कि साधना हमारे बेटे के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारे बेटे को संभाल सके और हमारे घर को भी। हाँ, कह तो सही रही हो भगवान, पर तुम मयूर को जानती हो, वो साधना जैसी साधारण लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। धीरज और गंगा मयूर के स्वभाव से परिचित थे, पर उनके मन में ये विश्वास था कि साधना ही शायद उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी होगी। वो अपने बेटे से बात करके किसी तरह उसे मना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सह परिवार साधना के घर जाकर माधव और माधुरी से साधना का हाथ मांगते हैं। माधव अपनी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आने पर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद ही साधना और मयूर की शादी करवा दी जाती है। मयूर साधना को पसंद नहीं करता था और अपने माता पिता के दबाव में आकर ही उसने शादी की थी। शादी के अगले दिन साधना मंदिर के लिए तैयार होकर मयूर से कहती है, मयूर जी, आप मुझे मंदिर छोड़ आएंगे? अरे मैं तो ना तो जाता हूँ और ना लेके जाऊंगा। अपने आप देखो सब, ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मयूर के मुंह से ऐसे बोल सुनकर साधना को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अकेले ही मंदिर चली जाती है। वहां जाकर वो भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे एक अच्छा हमसफर मांगा था जो मुझे प्यार करे, मेरी कदर करे। पैसा हो ना हो मुझे नहीं चाहिए था, ऐशो आराम भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसा पति दिया आपने जिसे ना आपकी आस्था पर विश्वास है और ना ही मेरे प्यार पर। साधना को ऐसे रोता हुआ देखकर पंडित जी उससे कहते हैं, बेटी, ये भोलेनाथ है, ये तुमको वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, ये तो तुमको वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है और जो तुम्हारे लिए सही है। अरे इनके फैसले को गलत मत समझो, तुम तो शिव भक्त हो, अपने भोले पर इतना यकीन तो रखो। अरे कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। साधना घर आ जाती है और अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन आए दिन मयूर साधना को खरी खोटी सुनाता ही रहता है, लेकिन साधना
कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन साधना मंदिर से मन्नत का धागा लाती है और सोते हुए मयूर को बांध देती है। मयूर जैसे ही उठता है तो वो साधना को और अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर बोलता है, अरे ये क्या है? क्या बांधा है तुमने? खोलो इसे अभी की अभी। नहीं मयूर जी, प्लीज इसे मत खोलिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब शायद ढोंग पाखंड लगता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए इसे बांधे रखिए। ठीक है, पर आज के बाद ये हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयूर इतना कहकर वहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी से जा ही रहा होता है और गाड़ी चलाते हुए अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर कहता है, क्या है ये अंधविश्वास? अब उस साधना की वजह से ये भी झेलना पड़ेगा मेरे को। इतने में मयूर चलती गाड़ी में सीट बेल्ट बांधने के लिए अपनी नजरों को पीछे घुमाता है और सामने से अचानक एक गाड़ी से उसकी कार की टक्कर होने वाली होती है। तो वहीं मयूर अपनी गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी सीट बेल्ट बांध रहा होता है तभी उसके हाथ में बंधा हुआ धागा सीट बेल्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता और गाड़ी की एक जोरदार टक्कर हो जाती है। मयूर की डर के मारे आंखें बंद होती हैं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई है और हाथ भी उसका निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े हुए लोग एक्सीडेंट देखकर बातें बना रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे ये कैसे हो गया? इतना बड़ा एक्सीडेंट और इस लड़के को कुछ नहीं हुआ। कमाल है, चमत्कार है ये तो। लोगों की बातें सुनकर मयूर अपने हाथ पर बंधे धागे को देखता है और साधना के बारे में सोचने लगता है। ये सच में चमत्कार है, वरना मेरा बचना आज इम्पॉसिबल था। ये साधना की भक्ति का चमत्कार है। मैंने जिसको हमेशा बुरा भला कहा, उसकी भक्ति ने, उसके विश्वास ने मेरी आज जान बचाई है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मयूर भागकर अपने घर वापस जाता है और साधना साथ ही अपने माता पिता को आज हुई सारी बातों के बारे में सब बताता है। ऐसे में वो साधना को देखते हुए कहता है, साधना, मुझे माफ कर दो। तुमको हमेशा बुरा भला कहा है मैंने, और आज ये तुम्हारी भक्ति की ही शक्ति है जो तुम्हारे भोलेनाथ ने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे नहीं, हम सबके भोलेनाथ, वो हर किसी की मदद करते हैं। ये सब कुछ देखकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से धीरज गंगा से बोलता है, देखा, हमारा फैसला सही था ना। ये लड़की ही हमारे मयूर के लिए सही थी। आज इसकी भक्ति ने उसकी जान भी बचाई और हमारे बेटे को एक बेहतर इंसान भी बनाया। जी सही कहा आपने। हमारी साधना बहू ने अपनी भक्ति की साधना से हमारे बेटे को एक अच्छा इंसान बना ही दिया। इस सब के बाद मयूर साधना के साथ हर रोज मंदिर जाता है और साधना भी अपने भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ। आपने मेरे पति का जीवन बचाया और साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाया। दोनों पूजा करके घर वापस लौटते हैं और इस सब के बाद अब मयूर भी साधना को प्यार करने लगता है और साधना भी अपने पूरे परिवार का सच्चे दिल से ख्याल रखती है और उनकी खूब सेवा करती है। साथ ही अपनी भक्ति को भी दिल से बनाए रखती है, जिसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।